7 अक्टूबर के बाद जब इजराइल ने गजा के अंदर बम गिराना शुरू किए और एक जेनोसाइड का स्टार्ट हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर हमें एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। पूरी दुनिया के लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर सीज फायर हो जाना चाहिए और इजरायली लोग खुद एक गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। लेकिन इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर इंडिया में मौजूद लोगों ने इन अटैक्स को सेलिब्रेट किया, इजराइल के हक में रैलीज निकाली और वी स्टैंड विद इजराइल के स्लोगन उठाए और इजराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट हमें पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिले। ये सिर्फ कुछ प्रोटेस्टर्स या कमेंट सेक्शन में लव इजराइल लिखने वाले लोगों की बात नहीं है, बल्कि इंडिया के जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो इजरायली आर्मी के लिए सिंपैथीज रखते हैं। The strength of these people moved me that in the middle of all of this they are वो ये कहते हैं कि इजराइल जी ये जो जंग लड़ रहा है वो इंडियंस के लिए लड़ रहा है। Fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. जो कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो इंडियन कश्मीर है उसे भी फलस्तीन बना देना चाहिए। इसी तरह का रिएक्शन हमें इजराइल की जानिब से भी देखने को मिलता है। I saw a picture of a lion protecting a cub and the cub was Israel and the big lion was India. अब इंडिया और इजराइल के दरमियान पिछले कई टाइम से एक कनेक्शन देखने को मिलता है, एक मोहब्बत, एक अकीदत पिछले कई टाइम से हमें देखने को मिल रही है। वैसे तो ये कंट्री इतनी डिफरेंट है कि ना तो इनकी ट्रेडिशन, कल्चर, मजहब, लैंग्वेज कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पिछले कई टाइम से ऐसे लगता है कि एक ही प्ले बुक दोनों कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के अंदर पिछले कई टाइम से हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो इन दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजीज हैं। एक एक्सट्रीम लेवल की रिलीजियस आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया है पिछले कई टाइम से। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहां पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। अब वो भी मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा, जो कि वहां पर एक टेरर ग्रुप है जो लोगों को ट्रेन करता है और वो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं और सड़क पर खड़े होकर लोगों को पूछते हैं कि भाई गाय लेकर आए हो या नहीं। The problem is what happens after they catch people who they think alleged role in cattle smuggling. There's another lynching in Jharkhand. One person has been lynched over possession of beef. और पुलिस खड़े होकर देखती रहती है। मैं उस ग्रुप की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो इंडिया के जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर हर जगह पर ही हमें हिंदुत्व की ही आइडियोलॉजी आज के टाइम दिखती है। अगर आप उनके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट देख लो तो वो हर टाइम लव जिहाद और इन्हीं चीजों के ऊपर ही पीएचडी लोगों को करवा रहे होते हैं। चुनाव के साथ महाराष्ट्र में लव जिहाद की जनगणना तेजी से होती जा रही है। हमें अब लेडी लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा एक नेक्सस है। Is there a love jihad alarm that should be rung? हत्याकांड के बाद देश भर से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। के अलावा जो इंडिया का जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर भी जितने भी मुस्लिम से रिलेटेड या मुगल से रिलेटेड जो चैप्टर्स हुआ करते थे उनको भी अभी साइड लाइन किया जा रहा है। उसके अलावा वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। रिसेंटली ये खबर भी देखने को मिली जब वो ये कह रहे थे कि उर्दू जो लैंग्वेज है उसे जुडिशली के अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये कट्टर मुल्लाओं की लैंग्वेज वहां पर समझी जाती है। तो इस तरह का एक्सट्रीम लेवल का हिंदुत्व हर जगह पर वहां पर देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरह की आइडियोलॉजी हमें इजराइल के अंदर भी दिख जाती है, जिसका बस नाम चेंज है और उसे ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। और ज़ायनिस्ट रिजीम जो है वहां पर आपको जो रेसिस्ट उनकी आर्मी है उसके अंदर भी आपको दिख जाए। And it makes disturbing viewing. वहाँ की फिल्म्स और वहाँ पर जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं और किस तरह जो यहूदी हैं उनको ब्रेन वॉश किया गया है पिछले कई सालों के अंदर। वो तो वहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते भी हैं, जो फलस्तीनी रहते भी हैं, उनकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी काफी चेंजिंग वो करते हैं और उसके अंदर भी वो नकबा और जो फलस्तीनियों की हिस्ट्री है उसे शामिल नहीं करने देते पिछले कई सालों के अंदर। तो इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज इन दोनों कंट्रीज के अंदर पिछले कई टाइम से अडॉप्ट की गई हैं। दूसरी जो चीज इन दोनों कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है वो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है। वो ये कि अगर आप देखें तो इजराइल के अंदर 2018 के अंदर एक लॉ पास कराया गया था जिसका नाम था स्टेट ऑफ इजराइल और जूइश स्टेट का नाम दिया गया था इजराइल को। Defines the country as the national home of the Jewish people. इसको मतलब यहूदियों की कंट्री कंसिडर कर लिया गया था। अब इससे पहले ये था कि वहां पर जो फलस्तीनी थे ना उनको एक आइडेंटिटी दी गई थी कि वो एक अरब हैं, वो फलस्तीनी है और उनकी अलग से एक लैंग्वेज है जो कि उनकी एक कौम की तरह उसको पेश किया जाता था। लेकिन वो उसको भी इस लॉ के जरिए उसको भी खत्म कर दिया गया और फलस्तीनी जो है वहां पर उनकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं रही, बल्कि वो वहां के सिर्फ एक सिटीजन बनकर रह गए। So it's citizens, Arab citizens, you are not equal.
उनकी जो एक नेशनैलिटी थी वो उनसे छीन ली गई, और साथ में जो अरेबिक को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो भी वहाँ पर छीन लिया गया, और हिब्रू को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके साथ वो ये भी करते हैं कि जो जितने भी फलस्तीनी एरियाज होते हैं उनके अंदर भी वो अपनी सेटलमेंट्स भी बनाते रहते हैं, और उसके अलावा वहाँ के जो सेटलर्स होते हैं, यहूदी सेटलर्स होते हैं, उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी देते रहते हैं, वेपन्स वगैरह भी, ताकि वो वहाँ पे जो फलस्तीनी हैं उनको कंट्रोल कर सकें। इसी तरह की सेम हमें डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग देखने को मिली इंडिया के अंदर 2019 के अंदर, जब उन्होंने कश्मीर के अंदर 370 हटा दिया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, और वहाँ की जो कश्मीरी थे उनकी आइडेंटिटी, उनकी कौमियत उनसे छीन ली गई। क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? जो इंडियन जो लोग थे उनको भी कश्मीर के अंदर सेटल करना स्टार्ट कर दिया गया था। सेम प्लेबुक यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है पिछले कई टाइम से। तो इसके बाद जो तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है वो हेटरेट में देखने को मिलता है मुसलमानों के खिलाफ इन दोनों कंट्रीज के अंदर। एक तो पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, वो इंडिया के अंदर हों या इजराइल के अंदर हों, वो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक अलग ही तरह की नफरत देखने को उनके अंदर मिलती है। अगर इजराइल की बात करें तो वहां पर आपको नेतन्याहू मिल जाएंगे, और एक कई तो ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि जो फलस्तीनी हैं वो डेमोग्राफिक बॉम्ब है उनके लिए, और उसके अलावा कई उनको कीड़े मकोड़े और दूसरी चीजें भी वो वहां पर कहते हैं, और वो फलस्तीनी को पूरी तरह से कत्ल करना चाहते हैं। साथ में उनका एक सपना ग्रेटर इजराइल का भी है, तो इसलिए जितनी भी उनके आसपास कंट्रीज हैं वो भी मुस्लिम ही है, तो इसलिए उनके अंदर एक और नफरत मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भी हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह की सेम चीज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल के अंदर देखते हैं। आप मोदी देख लें, योगी देख लें, शाह देख लें, ये सब एक एक्सट्रीम लेवल के ही हमें पॉलिटिकल लीडर देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये लोग जो है कई बार ये स्टेटमेंट देते हुए मिलते हैं कि जी 30% से अगर ज्यादा मुसलमान हो गए तो वो इंडिया के लिए खतरा होंगे। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language. साथ में वो ये कहते हैं कि जी वो अखंड भारत बनाएंगे, और उसके अंदर भी मुसलमानों की जो एरियाज हैं उन्हें ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर ये दोनों जो कंट्रीज के लोग हैं ना, ये खुद को विक्टिम भी शो करते हैं। वो ऐसे जैसे जो इजरायली हैं वो कहते हैं कि ये जो हमारी रिलीजियस प्लेस है मस्जिद अक्सा है उसे ले लेंगे, ठीक है। जो इंडियन है वो कहते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं वो मुसलमान हैं वो हमसे कैप्चर कर लेंगे, छीन लेंगे, और इस तरह ये विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश करते हैं। वैसे मैंने कई इंडियंस को कहते हुए सुना है और कई रिपोर्ट्स भी ऐसी देखी हैं जहां पर ये कहा जाता है कि जो हिंदू हैं उनके खिलाफ एक होलोकॉस्ट भी मुसलमानों ने पिछले 1000 सालों के अंदर किया है। और इसी तरह की पॉलिसीज की वजह से पिछले कई टाइम से इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो एनिमीज हैं वो मुसलमान बन जाते हैं, और इसीलिए इन दोनों कंट्रीज के अंदर एक हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलती है। जो आज के टाइम इंडियंस इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि उन्हें कोई इजराइल से मोहब्बत है, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि वो मुसलमानों को किसी तरह से तकलीफ पहुंचा सकें या उनको मार सकें। भारतीय मुसलमानों को उड़ाने का सपना इनका पूरा हो नहीं पाया, तो फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों को देख करके ये सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों कंट्रीज के अंदर ये जो मुस्लिम हेट रेट है उसके ऊपर ही इन दोनों की जो है ना एक कनेक्शन पिछले कई टाइम से बिल्ड हो रहा है। वो जो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और ये सिर्फ इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज ही नहीं है, पिछले कई टाइम से इन दोनों कंट्रीज के अंदर हमें एक नई तरह की एक बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी पिछले कई टाइम से हमें इन दोनों कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वैसे लेकिन 1992 ही था जब इंडिया ने इजराइल को एक्सेप्ट किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ हद तक स्टार्ट किए थे, और एम्बेसीज वगैरह एक दूसरी कंट्री के अंदर बनाना स्टार्ट की थी। अब उसके पीछे वो भी एक ना नाम के ही इन्होंने रिलेशन उस टाइम पर बिल्ड किए थे, लेकिन इनके जो सही में जो रिलेशन स्टार्ट हुए 2017 के बाद ही स्टार्ट हुए, जब मोदी सरकार जो थे वो इजराइल के अंदर गए और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए जो इजराइल के अंदर गए। इससे पहले कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंदर गया ही नहीं था डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए या किसी भी एतबार से। वहां पर जाकर ये नेतन्याहू की एक मुलाकात हुई और उसके बाद इन दोनों ने एक स्पीच भी दी थी। अब ये जो स्पीच थी इसके अंदर नेतन्याहू ने कहा मेरे दोस्त, और मोदी सरकार ने कहा आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। जो इस तरह का जो रिलेशन देखने को मिला तो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और ऐसा था भी कि ये लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे थे। इससे पहले 2014 के अंदर एक न्यूयॉर्क के अंदर एक यूएन का सेशन हुआ था, तो उसके अंदर भी इनकी एक मुलाकात देखने को मिली थी, जिसके बाद ही इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए थे। पानी की कोई सप्लाई नहीं होगी और ईंधन का कोई ट्रक
गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। बम से मार देने की प्यास नहीं बुझी है तो अब इजराइल प्यास से गाजा के लोगों को मार देना चाहता है।